वेलकम टू एनटीटी डे 81। आज हम स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेज नंबर 522 से 529 तक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 जो इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों के प्रकार का वर्णन करिए, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या एम हमको बताना है। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं विज्ञान शिक्षण के, साइंस टीचिंग के, उसके बारे में हमको बताना है। और विज्ञान शिक्षण उद्देश्यों का क्या महत्व है, यानी हमको विज्ञान पढ़ाने से क्या फायदा होता है बच्चों को, वो हमको लिखना है। या उसी क्वेश्चन को ही और के फॉर्म में दे सकता है कि उद्देश्यों के प्रकार बताइए, विज्ञान तकनीक के उद्देश्यों का गठन किस प्रकार का है, यानी कि साइंस टीचिंग में किस तरह से टेक्निक और ये चीजें उपयोग की जाती हैं, और विज्ञान की तकनीक मतलब उनके उद्देश्य हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे हम पहले लेंगे उद्देश्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, उद्देश्य वास्तविक रूप में एक कथन होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट होता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेटमेंट। याद करिए जब हम प्रैक्टिकल में हम लिखते थे पूरा जो एक्सपेरिमेंट का, तो सबसे पहले जो हम उद्देश्य लिखते थे उसमें एक कथन के रूप में, जैसे इसको प्रूव करना या इस चीज का सॉल्यूशन निकालना, ये एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य हम कह सकते हैं कि यह एक स्टेटमेंट होता है जो स्थायी परिवर्तन को चित्रित करता है, यानी कि जो हमने जिस उद्देश्य को लेकर बच्चे को पढ़ाया, और यहाँ पर हमेशा ही जो हम परिवर्तन या चेंजेस जो रिफर कर रहे हैं, परिवर्तन का मतलब है अज्ञान से ज्ञान की ओर, यानी कि जो बच्चे को पता नहीं था अब वो जान चुका है, समझ चुका है या नहीं। ठीक है, तो ये एक परिवर्तन आया उसमें, यानी पहले उस टॉपिक के बारे में उसके ब्रेन में कुछ भी नहीं था, अब वो उस टॉपिक के बारे में जान गया, तो ये है परिवर्तन। ठीक है, उद्देश्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है शिक्षण उद्देश्य, यानी कि लर्निंग उद्देश्य, और दूसरा होता है शैक्षिक उद्देश्य, यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण, लर्न करना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और दूसरा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें सबसे पहले शैक्षिक या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को पहले इसने एक्सप्लेन किया गया है। शैक्षिक उद्देश्य या एजुकेशनल उद्देश्य जो होता है वो पारस्परिक परिवर्तनों से संबंधित, परिवर्तन मतलब फिर वही अज्ञान से ज्ञान की ओर, जो पता नहीं था उससे उसको अब पता हो गया है टीचिंग की वजह से, तो परिवर्तनों से संबंधित होते हैं जो छात्रों में निश्चित सुनियोजित रूप से, यानी प्लान्ड वे में, लेसन प्लान बनाकर पूर्व योजना से शिक्षण क्रिया के माध्यम से लाए जाते हैं। यानी एजुकेशनल स्किल क्या है? पूर्व साल भर का सिलेबस, एकेडमिक कैलेंडर बनाकर, लेसन प्लान बनाकर उस टॉपिक को पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य था वो सारी चीजें फाइंड आउट करके बच्चे को एक सीमित टाइम के अंदर पूरे प्लान्ड वे में पढ़ाकर अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाना, यह है हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका संदर्भ बहुत व्यापक होता है, वाइड होता है ना। पढ़ाने के उद्देश्य बहुत होते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर, सिर्फ पत्ती के बारे में ज्ञान ही देना नहीं होता, बल्कि उस पत्ती के बारे में जब बच्चा जान जाएगा तो उसको अपने डे टू डे लाइफ में और दूसरों को बताने में भी यूज करेगा, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करेगा, बहुत सारी ज्ञान उसके अंदर आएंगी। ठीक है, और इनके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। यह स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से शिक्षण प्रक्रिया को कोई दिशा प्रदान नहीं करता है। इस कारण शिक्षण विधि प्रक्रिया से भी यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, यानी शिक्षण की प्रक्रिया से एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो शिक्षण विधि से, यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो शिक्षण विधि से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि आपने जो लेसन प्लान में लिखा हुआ होता है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, उससे कहीं ज्यादा और ज्यादा एलोबरेट वे में आप उसको पढ़ाते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी बताते हैं, यानी कि ये जो स्कोप है ये बहुत वाइड है, बहुत व्यापक है, कोई एक चीज में बांधकर इसको हम नहीं रख सकते।
है ना। इसका संबंध जो होता है वो संपूर्ण शिक्षा से होता है। सिर्फ पत्ती का रंग और उसके टाइप्स और उसका सब कुछ बता देना ही काफी नहीं था, आपने और भी बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड उसको बताई हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही व्यापक चीज होता है जो इसमें इस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का एक एम होता है, और इसी को मद्देनजर रखकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इस कारण उनकी प्राकृतिक प्रकृति यानी जो उद्देश्य होता है, जो नेचुरल उद्देश्य होता है, उसको हम लेकर साथ में चलते हैं। सैद्धांतिक और अप्रत्यक्ष होती है, यानी बेसिक प्रिंसिपल से रिलेटेड होती है उसकी प्रकृति, यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की प्रकृति बेसिक प्रिंसिपल से रिलेटेड होती है, और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होती है। हम जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत सारी चीजें उसके सामने रखते हैं, हम प्रत्यक्ष नहीं होता यानी सामने डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट होता है, यानी उसके भीतर का उद्देश्य जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। सिर्फ पत्ती के बारे में पढ़ाना नहीं बल्कि उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बताना। आई के डेविस के शब्दों में सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यानी सीखने का उद्देश्य क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल ऑफ चेंज, यानी जो परिवर्तन लाना है अज्ञान से ज्ञान की ओर, उसका वर्णन है, उसको सीखने का वो वर्णन होता है। ठीक है, बीएस ब्लूम की इस परिभाषा से इसे अधिक स्पष्टता मिलती है। शैक्षिक उद्देश्य, यहाँ लर्निंग नहीं है, यहाँ पे एजुकेशनल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होगा, लर्निंग नहीं। नीचे देखिएगा इंग्लिश में दिया हुआ है और ऊपर उसका हिंदी में है। शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र ही नहीं होता, सिर्फ टू द पॉइंट हमको ये ही पढ़ाना है, यही नहीं होता एजुकेशनल उद्देश्य, जिसकी सहायता से सिलेबस को निर्मित किया जाता है और अनुदेशन यानी डायरेक्शन के लिए, यानी जैसा पढ़ाया जाता है उसका डायरेक्शन दिया जाता है, बल्कि यह मूल्यांकन टेक्निक यानी एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन या टेस्टिंग जिसे कहते हैं की रचना विशिष्टीकरण में भी सहायक होती है। यानी जो पढ़ाया आपने, आप उसका एनालिसिस कर सके, मूल्यांकन कर सके और उससे जाकर कुछ रिजल्ट मिले आपको, वो है इसका उद्देश्य। ठीक है, अब आते हैं हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर, शिक्षण उद्देश्य पर। शैक्षिक उद्देश्य की तरह ही शिक्षण उद्देश्य भी यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की तरह ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव किसकी तरफ से होगा? बच्चों की तरफ से। लर्न किसकी तरफ से किया जाता है? बच्चों की तरफ से। और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसकी तरफ से होता है? टीचर की तरफ से। समझ रहे हैं? तो उद्देश्य भी छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन से ही संभव है, किंतु इसका स्वरूप संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा है। जैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाइड था, आप कुछ भी बहुत सारी चीजें उसको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। एक छोटी चीज बताने से वो बहुत सारी चीजों में यूज हो जाएगा। लेकिन लर्निंग जो होता है यानी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के कंसेप्ट से, वो संकुचित यानी छोटा होगा, सीमित यानी लिमिटेड होगा और विशिष्ट होगा यानी स्पेशल होगा। बच्चे को आपने जो बोला बच्चा वही समझेगा, आप बताएंगे उसको। एजुकेशन देने वाले की दृष्टि से वाइड है। बच्चा, आपने पत्ती बता दिया तो बच्चा अपने हिसाब से दुनिया भर की चीजें नहीं समझ लेगा, आप समझाएंगे यानी उसके लिए लिमिटेड है। आप जो जो समझाएंगे वो समझेगा। उसके दिमाग में ऐसा कुछ स्विच नहीं होता कि आपने इतना बता दिया तो आपके दिमाग में जो है उस पत्ती से रिलेटेड बाकी की चीजें वो अपने आप उसके दिमाग में आ जाए, ऐसा नहीं होता। यानी आप जितना बता रहे हैं लर्निंग की दृष्टि से वो उतना ही ग्रहण कर रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप छोटे तरीके से बताएंगे या वाइड रेंज में उसको बताएंगे। ठीक है, और वो उसके लिए टिपिकल स्पेशल होता है। इनकी पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिक होती है, साइकोलॉजिकल होती है। आपने जो बताया बच्चे ने वो समझा, और यह स्पष्ट रूप से शिक्षण अधिगम यानी जिन चीजों से आप उसको पढ़ा रहे हैं, लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उससे असेसमेंट से वो बच्चा सीखेगा कि को दिशा प्रदान करते हैं। यानी आपने जो सिखाया उसी से उसको समझ में आया है। ठीक है, इसका कारण अधिगम
प्रक्रिया विधि से वह सीधे संबंधित होते हैं, यानी कि पढ़ाने की प्रक्रिया से वो सीधे इन अधिगम यानी जो उन्होंने सीखा है, लर्निंग जो सीखा है उन्होंने, वो आपके पढ़ाने के प्रोसेस से सीधा सीधा संबंधित होता है। जैसा और जितना आपने पढ़ाया वैसा और उतना बच्चे को समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ साइंस टीचिंग ऑब्जेक्टिव। साइंस पढ़ाने के उद्देश्य का निर्धारण। थर्वर और कोलेट ने अपनी पुस्तक का नाम है, इसको आप लिख के रखिएगा, साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल, यानी सेकेंडरी क्लासेस में साइंस टीचिंग में इन्होंने विज्ञान शिक्षण यानी साइंस टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के निर्धारण के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। साइंस किस तरह से बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो, एजुकेशनल हो, नॉलेजेबल हो, उसके लिए कुछ उन्होंने टिप्स दिए हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया है उसकी उपयोगिता के बारे में, यानी यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, साइंस तो पढ़ा रहे हैं तो क्या बच्चों के लिए तुरंत और आगे के जीवन में उसका कोई उपयोग होना चाहिए, तभी उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होगा। यानी सबसे पहला होगा उपयोगिता या यूटिलिटी या यूज कह सकते हैं आप। दूसरा है योग्यता या एबिलिटी। प्राप्त ज्ञान को व्यापक उद्देश्यों में सहायक अनुक्रम के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस टॉपिक को समझ सके और अपने डे टू डे लाइफ में, आगे के लाइफ में, भावी जीवन में उसको यूज कर सके। उनके दिमाग से ऊपर का पढ़ाएंगे तो ना उनके दिमाग में कुछ जाएगा, ना आपको ही समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों के टाइम का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। थर्ड है सामयिकता, यानी कि टॉपिकलिटी या टाइम, उस टाइम से रिलेटेड है कि नहीं। कुछ ऐसी चीज जो भूतकाल में चली आ रही थी, उसको अगर आप अभी पढ़ा रहे हैं तो उसका कोई मतलब है, या आगे जाकर जो पढ़ाएंगे उसी चीज को, तो उसका कोई मतलब है क्या। उसको सामयिक होना चाहिए, टाइम बॉन्डेड होना चाहिए कि अभी के हिसाब से वो सही होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण भूतकाल के ज्ञान और मान्यताओं पर आधारित न होकर वर्तमान में प्रत्यक्षता संबंधित होना चाहिए, अभी के हिसाब से होना चाहिए। अभी अगर आप बच्चे को स्टीम इंजन पढ़ाएंगे, स्टीम इंजन की मैकेनिज्म और वो कैसे काम करता है पढ़ाएंगे, तो क्या वो बच्चे के लिए कोई फायदेमंद होगा क्या। स्टीम इंजन को तो कई सालों हो गए, जो 100 साल पहले वो चलता था। अब स्टीम इंजन पढ़ाने से क्या होगा, है ना। तो आप अभी के इंजन के हिसाब से उनको पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। नेक्स्ट होगा व्यवहारिक, यानी उसका वो कितना प्रैक्टिकल है। ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त तथा संभव होना चाहिए, यानी कि अगर जो ज्ञान दिया है वो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, यूजफुल है बच्चों के लिए, तो इसके लिए उसको अनुभव यानी एक्सपीरियंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य सुदृढ़, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर होने चाहिए। साइंस को सिर्फ साइंस नहीं बल्कि ऐसे पढ़ाएं, ऐसी चीजें पढ़ाएं जो उनके ना सिर्फ उनके लाइफ, डे टू डे लाइफ के लिए और फ्यूचर लाइफ के लिए, बल्कि आसपास के सभी चीजों में वो उसको यूज कर सके। उसका ज्ञान व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो, अनुभव के आधार पर हो, करके देखा हो उसने। अगर आप उसको एक मेंढक के बारे में पढ़ा रहे हैं तो खाली आप मेंढक मेंढक बता देंगे तो नहीं होगा। आप उसको स्पेसिमेन में मेंढक दिखाएंगे तब उसको समझ में आएगा, यानी अनुभव देंगे तब समझ में आएगा। और फिर वो जब बाहर निकल के कभी मेंढक देखेगा तो बोलेगा हाँ ये मेंढक है। समझ रहे हैं, सिर्फ फोटो में मेंढक दिखा देने से नहीं हो जाएगा, ये है इसके कहने का मतलब। इसलिए विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर होते हैं। पहला है मूल्यांकन, इसमें 5 नंबर दिया हुआ है, 5 और 6, वो 1 नंबर होगा। ठीक है, फर्स्ट है मूल्यांकन तथा मापन में सहायता के लिए। मूल्यांकन, इवोल्यूशन और मापन यानी मेजरमेंट, साइंस में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आपने अगर उनको केजी और ये सब में वेट करना सिखाया है तो आगे भी जाकर उसको यूज होगा। तो इवोल्यूशन और मेजरमेंट, इसमें सहायता मिल सके।
मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। आप जो असेसमेंट या इवोल्यूशन करते हैं कि साल भर बच्चे को पढ़ाया और उसमें बच्चे को समझ में आया कि नहीं, उसके लिए आपके पास क्या है, वो टेस्टिंग मेथड, इवोल्यूशन, एग्जाम लेना, टेस्ट लेना, ठीक है। तो ये आपके पढ़ाने का, आपके इस ऑब्जेक्टिव का लास्ट स्टेप है। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, उसको छोड़ के, उस टॉपिक को छोड़ के, और आगे का पढ़ेगा। ये एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है जिसमें नियमों और सिद्धांतों तथा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के तथ्य के विषय में आलोचनात्मक निर्णय लिया जाता है। आलोचनात्मक मीन्स पहले देखा जाएगा कि इसको पढ़ाना सही रहेगा, नहीं रहेगा। पहले ऐसा पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी भी अगर वैसा ही और उतना ही पढ़ाया जाए तो क्या कोई इसका मतलब इम्पोर्टेंस है। ये सब चीज़ों को डिस्कस करके ये जो है इसमें बच्चों को प्रिंसिपल और जो बेसिक लॉजिक है, इन सब के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों में कक्षा में जो सीखने के लिए अनुभव उत्पन्न किए हैं वो किस सीमा तक प्रभावशाली रहे, यानी जो पढ़ाया आपने, ठीक है, प्रैक्टिकल भी कराया है ना, तो वो कितने हद तक प्रभावशाली रहे। सपोज आप अगर बच्चे को डायनासोर पढ़ा रहे हो, ठीक, डायनासोर के लिए ही अगर आप पूरा 1 हफ्ते 2 हफ्ते की क्लास ले लोगे, पूरा डायनासोर के बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, आपने उसका सपोज स्पेसिमेन भी चलो दिखा दिया, सब बता दिया, पर क्या आगे डायनासोर बच्चे को कहीं दिखेगा क्या? ठीक है, एक छोटे से नॉलेज के लिए ठीक था, लेकिन आगे जाकर डायनासोर से कुछ के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन होने वाला है क्या? उससे नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते के लिए डायनासोर पढ़ाना इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो यही समझ में आना चाहिए कि कितना किया जाए, पढ़ाया जाए, किस सीमा तक पढ़ाया जाए, कहाँ तक वो प्रभावशाली रहेगा, आगे कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सब इसी शिक्षण उद्देश्य पर डिपेंड करता है। सेकंड है शिक्षण कार्य को सीमित करने के लिए, टू लिमिट द लर्निंग वर्क, ठीक है। शिक्षण एक विस्तृत प्रक्रिया है। शिक्षक के लिए इसे निश्चित सीमा में बांधना जिससे कि वांछित लाभ प्राप्त हो सके बहुत कठिन कार्य है। आप बच्चे को एलेबोरेटिव नॉलेज भी देना चाहते हो, बोलोगे भी कि आप प्लीज आप ये लीव वाले पत्ती वाले चैप्टर को 2 चैप्टर में 2 दिन में खत्म कर दीजिए। एक निश्चित सीमा में बांध देंगे अगर आप, तो क्या वो उससे किसी को लाभ होगा? आप भी बड़बड़ जाके पढ़ा के चले आएंगे, ठीक है। तो यदि शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या के रूप में हो तो इस कठिनाई से बचा जा सकता है, यानी कि लीव को अच्छे से पढ़ाइए, कौन से टॉपिक को कितने दिन में पढ़ाया जा सकेगा, उस हिसाब से लेसन प्लान बनाइए, अपना टाइम लिमिट बनाइए कि हाँ इतने में थोड़े से में कम समझाने की कोशिश करिए। तो इस तरह से इस कठिनाई से बचा जा सकता है। और शिक्षण उद्देश्य व्याख्या से संबंधित अनिश्चितता जो है वो दूर की जा सकती है। यानी कि आप जाके बोलेंगे नहीं भाई 2 दिन में नहीं हुआ मेरा, इतना बच गया, कैसे करूं, फिर बच्चे को बोलेंगे कि जाओ घर में जाके पढ़ लो। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको अपने में सुधार करना होगा कि मैं 2 दिन में ऐसी किस तरह से लीव्स को पढ़ाऊं कि बच्चों को उसका जो भी कंटेंट मैं उसको देना चाहती हूं, मेरा जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो सके। थर्ड, सिलेबस को प्रभावशाली बनाने के लिए विज्ञान के द्वारा सिलेबस के संपूर्ण लेवल को, यानी जितने भी स्टेप आप उसको पढ़ाने वाले हैं, इससे प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। सिलेबस का स्तर सीखने के लिए व्यवस्था और आगामी व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। यानी अभी जो आपने सिखाया है अगर अच्छे से सिखाया तो, क्योंकि साइंस में सपोज साइंस की ही बात कर रहे हैं तो एक टॉपिक तो होता नहीं, जैसे हमने बताया कि क्लास 2 में आपने सिर्फ लीफ बताया, उसके रंग और उसके ये सब बताया, नेक्स्ट क्लास में आपने उसके टाइप्स बताए और भी बहुत सारी चीजें बताई, उसके नेक्स्ट क्लास में आपने उसका फंक्शन बताया और उसका स्ट्रक्चर बताया। तो इस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। तो आपने क्लास 2 में अगर अच्छे से क्लियर किया है तो उसको 4 में रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 तक अगर उसका पूरा अच्छे से क्लियर है तो उसको आगे 6 में रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होगा, आप सिलेबस को इस तरह से इफेक्टिव बनाइए कि वो एक स्टेप को पार करके दूसरे में जाए तो स्टेप 1 को रिपीट करने की जरूरत ना पड़े।
ठीक है। तो इस तरह से आपका शिक्षण कार्य भी प्रभावशाली हो सकेगा और आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी फुलफिल हो सकेगा। और फोर्थ है व्यवहारिक परिवर्तनों में अंतर, यानी कि अब देखिए आप कि पहले जो अज्ञान वाला बच्चा था जिसको लीफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, अब उसमें वो परिवर्तन आया है या नहीं, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव था अज्ञान से ज्ञान की ओर उस टॉपिक के विषय में वो फुलफिल हुआ है या नहीं। आप अंतर कर सकते हैं, पहले नहीं बता पाता था बच्चा, अब बता पाता है। व्यवहारिक परिवर्तनों को प्राप्त करने का ज्ञान आरंभ में निर्धारित उद्देश्यों को आधार मानकर किया जा सकता है, यानी आप जो उद्देश्य निर्धारित करेंगे उसी के अनुसार कार्य करिए, उसी के अनुसार पढ़ाइए और फिर लास्ट में मूल्यांकन से पता करिए कि बच्चे में वो परिवर्तन यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर, यानी उस टॉपिक में उसको नॉलेज सही सही प्राप्त हुआ है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। RCEM एक उपागम यानी आप प्रोसेस या मेथड कह सकते हैं, उसका अर्थ समझाइए। पाठ योजना यानी लेसन प्लान के विभिन्न पदों का वर्णन करेंगे। ठीक है, RCEM उपागम या अप्रोच या प्रोसेस कह सकते हैं का विकास क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने किया है, इसीलिए इसको RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, इस अप्रोच का विकास भारतीय शिक्षार्थियों ने किया है। यह अप्रोच लेसन प्लान की दूसरी पद्धतियों यानी जो भी दूसरे मेथड्स हैं उससे श्रेष्ठता यानी उससे अच्छा है। इन्होंने जो लेसन प्लान का फॉर्मूला दिया है, इस अप्रोच में ब्लूम द्वारा क्लासिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को संशोधन सहित यानी उसमें करेक्शन किया गया है, करेक्शन करके अपनाया गया है। इस अप्रोच में 17 मानसिक योग्यताओं, मानसिक योग्यता क्या होती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, उसमें हमारा दिमाग का हर हिस्सा हर एक चीज को अलग अलग चीज को कंट्रोल करता है। तो 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करके इसका किया गया है, इस अप्रोच का या इस विधि का कह सकते हैं आप, जो इन्होंने किया है इन्वेंशन लेसन प्लान के लिए। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पदों की बजाय, ज्ञानात्मक पक्ष जो हमने पढ़ा था उसके 6 पदों की बजाय 6 स्टेप की बजाय इस अप्रोच में सिर्फ 4 स्टेप का प्रयोग किया गया है। सब इसमें ये स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ज्ञान या नॉलेज, दूसरा है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, तीसरा है प्रयोग या एप्लीकेशन और फोर्थ है बोध समझना कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इस अप्रोच की कुछ बातें निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, यह अप्रोच प्रणाली या अप्रोच सिस्टम उपागम पर आधारित है। उपागम मतलब आप कह सकते हैं घटना, उद्देश्य, प्रिंसिपल, इन पर आधारित है। ठीक है, सेकेंड, इस उपागम में मूल्यांकन तथा विश्लेषण यानी घटना या प्रिंसिपल जो भी कह सकते हैं उसमें मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन तथा विश्लेषण एनालिसिस को सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, यानी एनालिसिस और इवोल्यूशन तो को क्रिएटिविटी के अंतर्गत रखा गया है, क्रिएटिव कहा जाता है इसे। थर्ड, इस उपागम में इस घटना में 17 मानसिक योग्यताओं का प्रयोग किया जाता है। 17 मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी को इसमें सम्मिलित किया गया है। फोर्थ, इस उपागम में ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पदों के स्थान पर हमने पढ़ा है भावनात्मक, ज्ञानात्मक, ये सब पद पहले पढ़े हमने। ठीक है, तो उसमें 6 स्टेप की जगह पर 4 स्टेप का प्रयोग किया गया है। पांचवा, इस उपागम का विकास भारतीय परिस्थितियों के अनुसार किया गया है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट,
RCEM का उपागम संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, इन्होंने जो भी बताया इन्वेंट किया है उसका कम्युनिकेशन, अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड जिसे कहते हैं, टीचिंग एड जो किसी चीज टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप सामान यूज करते हो, चाहे वो कोई सामान हो या मैप हो, चार्ट हो, कोई भी चीज हो, ग्लोब हो, ये सब चीजें इसको टीचिंग एड कहते हैं। व्यूह रचनाओं यानी कि जो हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, टॉपिक को पढ़ाने के लिए, परिस्थितियों आदि का मूल्यांकन करने की उचित व्यवस्था है। यानी इस मेथड में इन सब चीजों से पढ़ाकर यानी टीचिंग एड्स और स्ट्रेटजी बनाकर, लेसन प्लान बनाकर पढ़ाने के बाद और उसका एवोल्यूशन और एनालिसिस करना, ये पूरा आएगा किसमें? RCEM मेथड में। ठीक है, इस उपागम पर आधारित लेसन प्लान की संरचना के 3 प्रमुख पद हैं। यानी अब अगर आप RCEM विधि से लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला होगा इनपुट, यानी क्या उसमें होना चाहिए, जाएगा क्या चीज। ठीक है, RCEM जो प्रोसेस है, अप्रोच है, उसमें इनपुट को अपेक्षित व्यवहार परिणाम का नाम दिया गया है। यानी कि इनपुट क्या, आपका आउटपुट कैसा होता है, जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही आउटपुट आएगा ना, समझ रहे हैं? अगर आप तेल में तलने के लिए आलू डालेंगे चिप्स बनाने के लिए, तो वो बनाना का तो चिप्स बन के निकलेगा नहीं, आलू का ही चिप्स बन के निकलेगा। यानी आपने जो इनपुट डाला है उसी हिसाब से ही आउटपुट आएगा। यानी बच्चा अगर फेल हो रहा है तो समझिए इसका इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि टीचर की प्रॉब्लम है, टीचर की गड़बड़ी है, बाकी बच्चे पास हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है, तो वो गधा है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ठीक है, यानी यहाँ पर इनपुट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। यानी आपका इनपुट जैसा होगा वैसा ही आउटपुट रहेगा बच्चे का, यानी रिजल्ट रहेगा बच्चे का। पाठ के शैक्षिक उद्देश्यों का उचित प्रकार से निर्धारण, यानी जो पढ़ाने का, हर एक पाठ को, टॉपिक को पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो सही सही फिक्स करना कि हाँ मैं इसलिए इसको पढ़ाना चाहता हूं, एवं स्पष्टीकरण यानी कि बच्चे को उसका स्पष्टीकरण के साथ अच्छे से क्लियर वे में उसको टीचिंग कराना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीज उसमें आएंगी, अच्छे से लेसन प्लानिंग करना और स्पष्टीकरण के साथ उसको पढ़ाना। इन उद्देश्यों को लिखने के लिए ब्लूम ने 6 वर्गों की अपेक्षा 4 वर्ग का प्रयोग किया है। ये वर्ग इस प्रकार हैं, यानी उसका जो उद्देश्य है उसको लिखने के लिए किस तरह से उद्देश्य, जैसे एक्सपेरिमेंट याद करिए, हम लोग जो अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखते थे तो बहुत सारे पद होते थे उसमें, वैसा ब्लूम महोदय के पद के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसको लिखने के लिए इन्होंने 6 की जगह पर 4 पदों का वर्ग का उपयोग किया है, जो निम्न प्रकार: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ब्लूम का वो था जो नॉलेज था, कॉम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन था और क्रिएटिविटी था। उद्देश्य: इन वर्गों का प्रयोग करते हुए उद्देश्य लिखने के लिए 17 मानसिक योग्यताओं के प्रयोग के पश्चात इन्हें व्यवहारिक शब्दावली में परिवर्तित किया जाता है। यानी ब्लूम ने जो 4 पद दिए थे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, इनको, इन सभी चीजों को प्रयोग करते हुए और उद्देश्य लिखने के लिए, यानी जो भी उद्देश्य एम है पढ़ाने का, उसके लिए मेंटल एबिलिटी, 17 मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करने के बाद जो व्यवहारिक शब्दावली यानी कि जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो है ये इसका मेन फर्स्ट स्टेप। इन उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में परिवर्तित करने के लिए कार्यपरक क्रियाओं का यानी एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका उद्देश्य था वो उसको लागू करने के लिए आप बहुत सारी एक्टिविटी कराकर उन चीजों को बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन यानी फिर वही अज्ञान से ज्ञान की ओर, यानी जो नहीं पता था उससे पता चलने की ओर। ठीक है, सेकेंड है प्रोसेस, प्रक्रिया। इस पद को RCEM उपागम के संप्रेषण व्यूह रचना यानी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, संप्रेषण कम्युनिकेशन, आपसे दूसरे सामने वाले स्टूडेंट को पहुंचाना, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है।
के नाम से जाना जाता है इस प्रोसेस को। यानी जो आपने बना लिया है अपना ऑब्जेक्टिव, अब उसको किस प्रोसेस के थ्रू बच्चे को लर्निंग टीचिंग देंगे, ये प्रक्रिया कहलाएगी। इसे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। इस स्टेप में ब्लूम के मूल्यांकन अप्रोच के अधिगम अनुभव और हर्बर्ट अप्रोच के प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण के पदों के समान है, वैसा ही जैसा हर्बर्ट और ब्लूम ने दिया था। इस स्टेप के अंतर्गत कक्षा में कम्युनिकेशन यानी जो आप पढ़ा रहे हैं, बोल के या जो भी करके पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रक्रिया या अंतःक्रिया होती है। यानी आप बोलकर बच्चे को या जो भी करके आप बच्चे को समझाना शुरू करते हैं। इस पद में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न स्ट्रेटजी, प्रोसेस, सहायक सामग्री या जिसे टीचिंग एड कहते हैं आदि का उल्लेख किया जाता है और इसी स्टेप के माध्यम से बच्चों को आवश्यक अधिगम यानी लर्निंग एक्सपीरियंस जो है अनुभव प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है उसका आउटपुट। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर जैसा आपने लिखा, इनपुट डाला, प्रोसेसिंग हुआ, उसका आउटपुट निकलेगा। ठीक, आरसीएम अप्रोच के इस पद को वास्तविक अधिगम परिणाम यानी लर्निंग रिजल्ट के रूप में, एक्चुअल लर्निंग रिजल्ट के रूप में इसको जाना जाता है। आउटपुट, बच्चों का आउटपुट, रिजल्ट। ठीक, इस प्रकार इस पद का संबंध पाठ के मूल्यांकन से होता है। यानी आपने बच्चे को पढ़ाया, अब उसको क्वेश्चन देकर अब आप उसका इवोल्यूशन कर रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन होना ही वास्तविक अधिगम परिणाम। व्यवहार में परिवर्तन बच्चे को पता नहीं था, अब बच्चा को पता है और वो आंसर को या तो बोल ले रहा है या लिख ले रहा है, समझा पा रहा है, वो है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो इसको मापने के लिए भी अलग अलग तरह की विधियां होती हैं। बच्चे ने कितना सीखा ये सिर्फ लिखाकर ही आप नहीं देखते, बल्कि वर्बली और अलग अलग एक्टिविटीज, इन सब के थ्रू भी, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, ये सब के थ्रू भी आप देख पाते हैं, जो कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों पर आधारित होती है। यानी आपने जो सिखाने का जो आपका ऑब्जेक्टिव था, क्या वाकई में बच्चे ने वो सीखा या नहीं सीखा। आमतौर पर टीचर मौखिक या कुछ प्रश्नों के द्वारा ही इस उपागम में विद्यार्थियों के व्यवहारों पर बल दिया गया है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस या मौखिक किसी भी तरह से आप जब बच्चे का इवोल्यूशन लेते हैं तो उसमें बच्चा किस तरह से उसका रिजल्ट आता है, इस पर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से पढ़ाया है। अतः आरसीईएम अप्रोच के विद्यार्थियों की रुचियां, अभिरुचियां और योग्यताओं का ध्यान भी रखा गया है। यानी इन्होंने विद्यार्थियों के इंटरेस्ट और उनके जो अलग अलग एक्टिविटी में वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है, इन सब चीजों को भी ध्यान में उन्होंने रखा है। दूसरे अप्रोच में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, सिर्फ टीचिंग करना है, लेसन प्लान बनाना है, टीचिंग करना है, ये होता है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरसीईएम अप्रोच को सबसे अच्छा कहा जा सकता है, जिसमें आप सभी कुछ सारे ही स्टेप्स देखेंगे, जिसमें इवोल्यूशन, एनालिसिस और ये सारी चीजें, सारी प्रक्रिया जो आती हैं वो इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर हमारा स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग का जो लेसन है, जो चैप्टर है, वो पूरी से एंड होता है, खत्म होता है। और कह सकते हैं बेसिकली यहाँ से हमारा पूरा थ्योरेटिकल पूरा ही आपका ईयर का पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम थोड़े बहुत मॉडल टेस्ट पेपर में जो प्रैक्टिकल वो है उसको हम करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।